हेलो दोस्तों, मैं तिलक राज शर्मा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक मेरे जो ये लेक्चर सीरीज़ है, इस लेक्चर सीरीज़ में हमने शुरू में पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हमने समझा। फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आए। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टडी कर रहे थे, तब हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्ट्रोक, रादर इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 200 ईयर्स। इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इवॉल्व हुआ, मैंने उस पर सेपरेट 2 वीडियोज़ बनाई हैं। एक वीडियो जो डील करती है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी वीडियो डील करती है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्राउन पीरियड। सो आज का जो वीडियो है मेरा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर बेस्ड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह एमर्ज हुई, कांग्रेस पार्टी का क्या क्या रोल रहा, और उसके बाद इसने किस तरह से फंक्शनिंग की। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको जो जितने भी हमारे जॉब सीकर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसने अपनी कल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाली है, और मेरा ये वीडियो उस नोटिफिकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, और इसके हर एक पॉइंट पे आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं, या आप किसी भी तरह से अगर इसको देख रहे हैं तो अपने नोट्स, और ख़ासकर उन पॉइंट्स को जिनको मैंने हाईलाइट किया है, उन पॉइंट्स को आप लिखें। आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। सो मैं टाइम बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। आई होप आप मेरे साथ पेशेंस रखेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली उसको हम प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं। दोस्तों, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई, जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजे, वो जो असेंबली थी वो बेसिकली, मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है मिनिएचर इंडिया। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। मिनिएचर का मतलब है जो एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ होल ऑफ द कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप मिनी इंडिया कहेंगे। दैट वाज एक्चुअली द मिनी इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन दैट असेंबली। सो मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस चीज़ को समझिए कि उसको क्यों बिठाया गया, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इट्स मेंबर्स सर्व्ड एज नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट ऑल्सो। सो दोस्तों, ये चीज़ समझने की है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ उसका काम कॉन्स्टिट्यूशन लिखना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसका दूसरा काम जो है वो क्या है, उन्होंने एज अ रोल ऑफ पार्लियामेंट भी करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 रोल रहे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, दूसरा देश को चलाना। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, तो अभी तक आप समझ चुके हैं। पहला, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन; दूसरा, टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन; तीसरा, टू प्रोमलगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों वर्ड्स आपको समझ आए, ड्राफ्ट करना, अप्रूव करना और प्रोमलगेट करना। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पिक्चर सामने आती है। ये उस समय की पिक्चर बनाई गई है जब
देश में आज़ादी का पीरियड आ रहा था और हम ब्रिटिश फ्लैग को, क्राउन फ्लैग को की जगह पे अपना प्यारा तिरंगा लहरा रहे थे। तो ये बहुत फेमस है, मैंने जानबूझ के इस स्लाइड में रखी है। नाउ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने पहले लेक्चर में, आप प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड लॉज टू गवर्न अ स्टेट। रूल्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखे गए हैं, जो एक देश को चलाते हैं। सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अब वो चीज़ क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ये वर्ड आप समझिए, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बाकी जितने भी लॉज हैं जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट हैं, वो सारे इस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से अपनी अथॉरिटी लेते हैं। नाउ द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, ये क्या करता है? डिफाइन करता है, किसमें? डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, उसका दूसरों की जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके साथ किस तरह से रिलेशन रहेगा। और उसका दूसरा एस्पेक्ट है इसी चीज़ का कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, उसका सिटीजन्स के साथ किस तरह का रिलेशन रहेगा। सो अगर आप इस पिक्चर को देखें जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये जो लोग हैं जो सूट बूट में खड़े हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट। एंड नाउ दिस गवर्नमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन पहले गवर्नमेंट में सभी लोगों के बीच ये जो अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग गवर्नमेंट को साथ डील कर रहे हैं, तो इनके बीच का रिलेशन प्लस इन सब का रिलेशन इन लोगों के साथ, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिए। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक वर्ड जिसे कहते हैं एनार्की, एनार्की जिसका लिटरल मीनिंग होता है लॉलेसनेस। लेकिन लॉलेसनेस नेवर मीन कि लॉलेसनेस, लॉलेसनेस है बट उसके ओबीडियंस नहीं है, उसको लोग ओबे नहीं करते हैं। लॉ तो है बट लोग ओबे नहीं करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या करता है? उस सोसाइटी को जो डिसऑर्डर्ड है, जहाँ पर एनार्की है, उसमें ऑर्डर लेके आता है। आई होप आपको समझ आया कि एक सोसाइटी को वेल गवर्नड, वेल रेगुलेटेड और ऑर्डर्ड सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन विल डिफाइन एंड से कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। And some people sometime we feel strongly about issues that might go against the larger interest. अब देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली इसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर रोकता है, उसको लिमिट करता है। तो अगर उस गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी हो जाती है, वो अथॉरिटेटिव हो जाती है और वो लिमिट नहीं रहती उसके ऊपर, तो अब इस चीज़ का डर लगा रहता है कि वो शायद उस लिमिट के बियॉन्ड ना चली जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चेक है और जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ इस वर्ड को समझिए, दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? चेक और बैलेंस मेंटेन करता है। अब ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अब ये फंक्शन करते हैं विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करते हैं। अब जब ये तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, तो अब ये इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो वायलेट ना हो।
अब आप समझे, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड बेसिकली एक नेगेटिव राइट है जो स्टेट को लिमिट करते हैं, स्टेट की एक्टिविटीज़ को। आई होप अब आप समझे होंगे। अब देखिए नीचे मैंने ये लाइन लिखी है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू हैव अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस। बेसिकली अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू क्या है, दैट द पीपल गिव देमसेल्व्स द पावर टू डिसाइड देयर फेट, सो दे सेंट सम रिप्रेजेंटेटिव विच आर एक्चुअली वर्किंग। और ये लोगों ने ही तो बनाया, लोगों का। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम प्रेम्बल को ओपन से पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम लोग हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और दे रहे हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स कि हम ही लोगों को अथॉरिटी देते हैं जो पावर और फंक्शन करे और स्टेट को ऑर्डर्ड करे, सोसाइटी को ऑर्डर्ड और चैनलाइज करे। सो why we need a constitution? The simple specific meaning, because people don't know their true power, और उनको चलाने के लिए आपको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और या कांग्रेस जिसको आप कहते हैं। अब कांग्रेस का क्या रोल रहा? बड़ा फेमस हिस्ट्री में 1928 में एक रिपोर्ट आई, ये थे मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ही गेव ए नेहरू रिपोर्ट। ठीक, नेहरू अलॉन्ग विथ हिज 8 एसोसिएट्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने नेहरू रिपोर्ट सबमिट की, कहाँ पर? ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, और डिमांड किया कि हमारे यहाँ पर राइट टू फ्रीडम होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लाइक राइट टू फ्रीडम वाज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश सिटीजन्स। देन राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफगार्ड होने चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों? बिकॉज इट वॉज अज्यूमिंग कि कभी भी हमारे देश में आगे चल के इलेक्शंस होने वाली हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट के पहले अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है एम एन रॉय का। अब जब एम एन रॉय की बात है तो एम एन रॉय जो हैं ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट लॉन्च किया। अब ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट मूवमेंट भी लॉन्च कर दी है। तो 1934 में ये क्या करते हैं एम एन रॉय, ये कहते हैं कि भाई इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इट्स ओन। मतलब सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की वो किसने की? एम एन रॉय ने। इससे पहले नेहरू रिपोर्ट आ गई थी, कराची रेजोल्यूशन हो गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट कराची रेजोल्यूशन से बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले बात की वो एम एन रॉय ने की। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया एंड इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब जब 1935 का एक्ट आया, कांग्रेस डिमांडेड कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब सी राजागोपालाचार्य, आपने नाम सुना है सी राजागोपालाचार्य, जिन्होंने बड़ा फेमस राजाजी फार्मूला दिया है, प्लीज़ आप इसे भी पढ़िएगा। इन्होंने 1939 में इन्होंने डिमांड रख दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी हालात में चाहिए, क्योंकि उन दिनों जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसका भी इशू चल रहा था, इलेक्शन को बाइकआउट करने की बात चल रही थी। तो 1939 में सी राजागोपालाचारी ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, स्ट्रगल करना पड़ा। तो और उसके साथ इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी बात की। इन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर हो और इलेक्शन उसी के बेसिस पे हो, जिसको मानते हुए 1940 में
अगस्त ऑफर आया, अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया और ब्रिटिशर्स ने उनकी ये डिमांड मान ली। वो कौन वाइसराय थे उन दिनों? लॉर्ड लिनलिथगो। आप प्लीज़ इस वर्ड को याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो 1940, हाँ, अगस्त ऑफर इन्होंने लाया। अब इलेक्शन ऑफ 1937, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो अब इंडियन लीडर्स जब डिमांड करते हैं कि भाई इंडिया शुड हैव, इंडिया सच ए ग्रेट नेशन और इतना बड़ा देश होने के बावजूद इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अभी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए थे? सबसे पहले देखिए, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो बेसिक राइट्स हैं ह्यूमन बीइंग के, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होते हैं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में दे वर अप्रिशिएटेड, बट इंडिया में, इंडिया सिंस वाज अ कॉलोनी, दे हमें डिनाई किए गए। तो उस मोमेंट से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि हमारे यहाँ पर भी लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। देन ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन वाज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिंस 1500 समथिंग। देन अमेरिकन बिल ऑफ राइट 1789। तो इतने जब इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जब चल रही हैं, बट इंडिया वॉज डिनाइड। अब इंडिया में ये सब नहीं है, तो इंडिया में भी पॉलिटिकल लीडरों ने, या जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने ये डिमांड रखी दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पर्टिकुलरली पीपल शुड हैव अ बिल ऑफ राइट एंड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड इट्स पीपल, कि भाई आपके राइट्स हम प्रोटेक्ट करते हैं। देन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जो हमारे सामने प्रपोजल आता है, मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि दैट प्रपोजल केम अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अब सेटअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, मैंने आपको बोला, जो मई 1946 में आया। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट रखिएगा, मई 1946 में। और इसके हेड कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये लोग थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज मेंबर्स, ये जो लोग थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर अलेक्जेंडर लॉरेंस, ये सारे लोग कहाँ से थे? ब्रिटिश कैबिनेट के, पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होती है उसके मेंबर थे। वो हमारे यहाँ इंडिया में विजिट पे आए और उन्होंने प्रपोजल रखा कि लीजिए भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए और उसकी बेसिस ये रखिएगा। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगर यहाँ पर बात हम करें, द ब्रिटिश सेंट अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल, मैंने ऑलरेडी कहा, नोन एज कैबिनेट मिशन। अब इसी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अंदर जो इलेक्शंस हुई और फाइनली दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। द डेट, हिस्टोरिक डेट रिमेंबर रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, हाँ, 9 दिसंबर 1946। सो बेसिकली अब नाउ it was a time of partition also, so there was dispute among the Indian National Congress and between the Indian National Congress and the other party in All India Muslim League. So अब पार्टीशन हो जाती है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो टोटल मेंबरशिप थी 389 की, इट वाज आल्सो रिड्यूस्ड एंड बट ऑन द होल द कांग्रेस इंश्योर्ड ऑल द कम्युनिटीज़, जो हमारे यहाँ मुस्लिम्स रह गए या फिर जो हमारे यहाँ पर पारसी रहे या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी, वो लोग जहाँ रहे, यहाँ पर जो इंडिया में रह गए, उनको इंश्योर किया गया है कि आपको फुल रिकग्निशन दी जाएगी और फुल प्रोटेक्शन मिलेगी आपको आपके राइट्स की। सो मैंने जैसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। कैसे वो आए थे? फ्रॉम द प्रोविंसेस, ओके। So in the event it remained in being for almost 3 years, almost 3 years, okay। अब एक्ट क्या किया? फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब आपने लॉज भी बनाने हैं और उन लॉज को आपने कोडिफाई भी करना है। सो अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट टाइम दिल्ली में ये मिले, फर्स्ट सिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट सेशन ऑब्वियसली 29 दिसंबर
नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ओके, ये दो डेट्स आप याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं ना। ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, अब पीरियड कितना है याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 2 years 11 months एंड 18 days, लिख लीजिए 2 years 11 months एंड 18 days। अब टोटल असेंबली के कितने सेशन हुए? 11 सेशन, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 11 सेशन, सिटिंग ऑन अ टोटल ऑफ 165 days। पहले क्या कहा मैंने? ऑलमोस्ट 3 years विच कवर्स 2 years 11 months एंड 18 days। 11 session, 165 days consecutive sittings, and the hope behind the assembly was expressed by जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में आगे जाके प्रेम्बल बनता है। अब जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद की बात करें, सपोज करो सब पेश हुआ, हमने एक आइडियल अप्रोच अडॉप्ट की अपने देश को बनाने की, जिसमें प्लूरलिटी को, जिसमें आपकी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया गया हो और फुली रिकग्नाइज किया हो, बिकॉज इंडिया वाज अ मल्टी कल्चर्ड सोसाइटी, बहुत डिफरेंट कल्चर थे। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आई यूज टू से टोटल मेंबर कितने थे? 389, जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आया था। प्रिंसली स्टेट से कितने आने हैं? 93, और 296 इलेक्टेड मेंबर। ये फिगर याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ऑब्वियसली इनको कौन भूल सकता है? राजेंद्र प्रसाद। नाउ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अब देखिए सबसे पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, आपको तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं है तो मैं उनको बता दूं। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ऑब्वियसली 300-400 साल यहाँ पर रह के गए, फर्स्ट इट वाज इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, देन वी वर अंडर डायरेक्ट कॉलोनियल रूल। अब इतने देर अंग्रेज जब यहाँ पर रह रहे हैं, तो कुछ अंग्रेज़ों ने इंडिया में शादी की, या कुछ इन्फ्लुएंशियल इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश वेमेन के साथ शादी की। अब इनके जो आगे बच्चे हैं, दे बिकेम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बिकॉज इतना लंबा एसोसिएशन इंडिया में रहा। अब ये लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर? तो इट वाज बेसिकली फ्रैंक एंथनी जिनको नॉमिनेट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन, फ्रैंक एंथनी। नाउ पारसीज, सेकंड मोस्ट। पारसीज बहुत ही हाईली एडुकेटेड, हाईली बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, और इनकी तरफ से HP मोदी जी आए। देन अगर मैं इन मेंबर्स की बात करूं, तो मैंने आपको पूरा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को काइंडली जो भी लोग, चाहे आप KAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप SSRB की कर रहे हैं, या UPSC तक की कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी मेंबर्स की प्रोफाइल पढ़ना। अगर आप सभी की नहीं पढ़ सकते तो उन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की पढ़िए, जिनमें पर्टिकुलरली विमेंस फॉलो आते हैं, जिनमें आप विमेंस को स्टडी करें, मुस्लिम्स को करें, इनके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट पेपर में बैठें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप में बैठें। नाउ द मेन मेल मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सभी का नाम सुना है, and they all were the members of the drafting committee also. One is Aladi Krishna Swami Iyer, then Dr. Bhimrao Ambedkar, then R.M. Munshi. प्लीज़ आप इन सभी मेंबर्स को पढ़िएगा। मेन विमेन मेंबर्स सरोजिनी नायडू हैं और विजय लक्ष्मी पंडित हैं, कौन इनको बोल सकता है, बहुत बड़े नाम हैं। देन दिस राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आप सभी जानते हैं, नोट रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड विद 8 members,
चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वाली वीडियो देख लीजिए। द कमिटी स्टडीड, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कहा जाता है, और वो शायद पॉलिटिकली गलत है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज राइट, बट पॉलिटिकली गलत है। लोग कहते हैं द मेन आर्किटेक्ट ऑफ, यू मे डिसएग्री विद मी, बट द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, आर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Emotionally, honestly speaking, it is right, but politically it is not right, because the constitution जो हमारा बना वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, इट wasn't द एफर्ट ऑफ अ वन पर्सन। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की भी, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज उसके 8 मेंबर थे। भीमराव अंबेडकर वॉज ओनली द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बट हिज एफर्ट्स वर सुपर्ब एंड ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। अब मेन काम क्या था? द कमिटी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। समझ आई? जितने भी उस टाइम के प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनकी सभी की स्टडी की, और सभी के गुड फीचर्स आपने रखे और उनको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री का अपनी ज़रूरतों और नीड के अकॉर्डिंगली तैयार किया। सो द फाइनल ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए। द फाइनल ड्राफ्ट जिसमें 395 आर्टिकल थे वॉज प्रिपेयर्ड इन February 1948 आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस। ना अब बोरोड फीचर्स की अगर हम बात करें, ये इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट रखिएगा इसका कि हमने यूके से क्या लिया। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहला फीचर है नॉमिनल हेड, लाइक हमारा प्रेसिडेंट है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द मोनार्की प्रिवेलिंग देयर, बट दे आर द नॉमिनल हेड ओनली। Then cabinet system of ministers, post of prime minister, parliamentary type of government, bicameral legislature, then lower house more powerful, council of minister responsible to lower house, then provision of the speaker in Lok Sabha। अब अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का। देन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट, अमेरिकन राइट ऑफ बिल, और हमने फंडामेंटल राइट लिया। देन सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, देन प्रोविजंस ऑफ द स्टेट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ये आप सब जानते हैं चीज़ों को, लेकिन काइंडली ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, इनका आप ध्यान रखिए। देन थर्ड इंपॉर्टेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट है द जो हमारे यहाँ पर प्रोविज़न है कॉन्करेंट लिस्ट का, तो जिसको हमने सबसे पहले जो इंडिया ने अडॉप्ट किया कॉन्करेंट लिस्ट का, वो कहाँ पर किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल की एग्जैक्ट लैंग्वेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट स्टार्टेड फ्रॉम एंड टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम USSR, fundamental rights, duties and 5-year plan. 5-year plan though is not the part of the constitution, it is an extra constitutional thing, but we borrowed. From Japan, law on which the Supreme Court function, अब Supreme Court की जो functioning के जितने भी laws हैं they taken from Japan. From Canada, obviously the federal system, मतलब strong centralized federal union एंड द फेडरल सिस्टम एंड द रेजिड्यूरी पावर्स, जो लास्ट में रेजिड्यूरी पावर्स हमारी बचती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेजिड्यूरी पावर्स। वो रेजिड्यूरी पावर्स जो सेंटर के पास होती हैं वो कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया है। अब फ्रॉम साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, प्लीज़ इस चीज़ को नोट रखिएगा, ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। फ्रॉम आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। देखिए ये बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग और मेरा काफ़ी मेहनती काम है, आप इसको काइंडली अप्रिशिएट करिएगा। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम हैं बेसिकली जो उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है, लाइक फॉर एग्जांपल USSR का है, ब्रिटेन का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फ्रांस और आयरलैंड का है, चार्टर ऑफ राइट्स इनके। अब जब हमारे पास एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, अब उस टाइम पे हमने क्या किया? उस ड्राफ्ट को जितने भी हमारे न्यूज़पेपर थे उन दिनों लीडिंग न्यूज़पेपर में, उसमें पब्लिश कराया
और लोगों को बोला कि आप अपना ओपिनियन सबमिट करो। तो पब्लिक ओपिनियन वाज आल्सो टेकन। मैंने आपको कहा ना, अभी एक दिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, मैं उनसे जब क्लास ले रहा था तो उन्होंने कहा कि सर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय फ्यू एरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड मतलब जो काफ़ी अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, और अनपढ़ों हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डाला गया है। तो आई एम नॉट एग्री विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देन I took this example that it was opened for public opinion also, because the nation was not the nation of 389 people. Nation was comprises of around 40 crore people. तो पब्लिक ओपिनियन में रखा गया और उसमें इसे बहुत लेंथ से और ब्रेड से और पब्लिक डिस्कोर्स में लाया गया, डोमेन में डिबेट किया गया, और फाइनली 100 ऑफ लोगों ने इसके ऊपर अपना, या थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ओपिनियन दिया, और 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हो गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड, प्लीज़ नोट द वर्ड एनफोर्स्ड, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके कुछ प्रोविजंस थे, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोविजंस विद लाइक फंडामेंटल राइट्स, लाइक इलेक्शंस के रिलेटेड, जो इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हुए, लेकिन जो फुली कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया वो 26 जनवरी 1950 में आया। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा एनफोर्स वर्ड, ये याद रखिएगा। एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एडॉप्ट कब हुआ? आप जब प्रियम्बल की भाषा पढ़ते हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ्स, अडॉप्ट 26 नवंबर 1949, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, सो अडॉप्टेड ऑन 1949 ऑन 26 नवंबर। टुक ऑलमोस्ट 3 years, और कितनी कॉस्ट पड़ी? 6.4 करोड़। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली केम इनटू इफेक्ट। सी राजा गोपालाचारी took over from Lord Mountbatten and became the first Governor General of India. कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से छोड़ के चले गए तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट, आई यूज द वर्ड, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। प्लीज़, ये बहुत बार पूछा जाता है और हम गलत करके आते हैं। देन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब समझते हो? जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो। रिपब्लिक का मतलब जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो। और राजेंद्र प्रसाद जी बने हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रादर दूसरे भी यही थे। अब हमने 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया था दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एनफोर्स करने के लिए? बेसिकली बिकॉज ऑन दिस डेट 26 जनवरी 1936 और 26 जनवरी 1930 को हमने अपने देश का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, और ट्राई कलर को होस्ट किया था हमने। अपने जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसको होस्ट किया था 26 जनवरी 1930 को, और हमने फिर इसी लेगेसी को फॉलो करते हुए अपना जो अडॉप्शन, जो फाइनली एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको डिले किया 26 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल की बात करें, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो देश के हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं, वो सारे इसमें लिखे गए हैं। लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a democratic republic, sovereign, socialist, secular, है ना, और ensure its people liberty, equality, justice, freedom, सब हर चीज़ इसमें पूरे की से लिखी है। इसके ऊपर अलग से नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, आप प्लीज़ देखिएगा। Then obviously I may be writing these things in appreciation, सत्यमेव जयंती जो हमारा लोगो है। इस लेक्चर में अभी तक आपको ये चीज़ें सारी याद हो गई जो मैंने लिखी हैं, जो मैंने बताई हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद करनी है, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, काइंडली आप पेशेंस रखें और 1 मिनट मुझे दे दें। 1 मिनट के लिए आप लिख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 6 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 दिन बाद, 9 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946, देखिए 2 दिन बाद 11 दिसंबर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, इलेक्शन किसकी हुई, राजेंद्र प्रसाद की प्रेसिडेंट बने। और वाइस चेयरमैन कौन बने इसके, H.C. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया B.N. राव को। आपको याद हो गया, मतलब मेरा कहने का है 11 दिसंबर 1946 को जो इवेंट्स हुए, अपॉइंटमेंट हुई प्रेसिडेंट की, राजेंद्र प्रसाद बने, वाइस चेयरमैन इलेक्ट किए गए H.C. मुखर्जी, हिरेंद्र कुमार मुखर्जी, और लीगल एडवाइज़र बनाया गया सर B.N. राव को। B.N. राव की अगर हम बात करें, B.N. राव, आई होप, मुझे पूरा याद नहीं है, बट ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जज टू रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो। सो देन 13 दिसंबर, मैं बातें कर चुका हूँ, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए, जो बाद में हमारा प्रियम्बल बना चेंज करके। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। 15 अगस्त 1947 को वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस एंड इंडिया स्प्लिट इनटू 2 डोमिनियंस, 2 अलग अलग देश बने, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अपॉइंट हुई, 29 अगस्त को, कि आप जाइए अपना ड्राफ्ट तैयार करिए। 16 जुलाई 1948 को H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे, V.T. कृष्णमाचारी, मतलब प्रेसिडेंट नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 24 जनवरी 1950 last meeting of the Constituent Assembly was happened and all the members signed and accepted this Constitution of India. Finally जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम था वो कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर वॉज बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बहुत से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या फिर KS एग्ज़ामिनेशन की बात करें, या फिर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें, या फिर जो अभी 4th क्लास की अपॉइंटमेंट हो रही है, 9000 वैकेंसीज आई हैं, उन सभी लोगों तक पहुँचे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच गाइस।